अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त हम लोगों ने अपील और रिवीजन के चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए ये बात बताई थी कि अपील सिर्फ वहाँ पर इंस्टीट्यूट की जा सकती है जहाँ पर स्पेसिफिकली जो आपका स्टैट्यूट है वो अपील का राइट प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज अपील जो है वो दायर नहीं की जा सकती। और इसी तरह जो अपील है जब तक इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी तब तक कोई भी जो एपेक्स कोर्ट है या एपेलेट कोर्ट है वो अपील को सुनने का राइट भी नहीं रखती। और लास्टली के जहाँ पर अपील का राइट अवेलेबल होगा वहाँ पर कोई पार्टी जो है वो रिवीजन का राइट यूटिलाइज नहीं कर सकती। लेकिन अगर कहीं पर अपील का राइट मौजूद नहीं है तो उस सूरत के अंदर कई ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसको रिवीजन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। आपकी जो रिवीजन है ये 435 सीआरपीसी से ऑनवर्ड्स रेगुलेट हो रही है और ये ऑथोराइज करती है किसी भी एपेलेट कोर्ट को जो कि हायर फोरम है किसी भी लोअर कोर्ट का। जैसे आपकी जुडिशल सिस्टम के अंदर जो आपकी मैजिस्ट्रियल कोर्ट है ये इंफीरियर कोर्ट्स हैं और जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट हैं ये आपकी जो हैं वो हायर कोर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। और दोनों के पास रिविजनल पावर मौजूद है। अब रिवीजन के अंदर और अपील के अंदर ये फ़र्क भी है कि रिवीजन के अंदर लाजमी नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो ही जाकर रिविजनल जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करे, बल्कि रिविजनल कोर्ट के पास ये खुद से पावर मौजूद भी है कि वो किसी भी इंफीरियर कोर्ट का रिकॉर्ड अपने तौर पर तलब कर सकती है अगर वो समझती है कि उसके रिकॉर्ड के अंदर या उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई इलीगैलिटी कमिट की गई है या कोई इरेगुलरिटी कमिट की गई है तो वो अपने तौर पर भी उसको तलब करके उसको रेक्टिफाई कर सकती है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड तलब किया जाता है जो कि कन्विक्शन से रिलेटेड है और उसके अंदर जो है वो रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट नोटिस ले लेती है अपने तौर पर या उसके नॉलेज में ये थ्रू रिवीजन पिटिशन लाया जाता है तो उस सूरत के अंदर उसके पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो सस्पेंड कर सकती है रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर भी सज़ा को और एक्यूज को जो है वो उस एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड या उस इंक्वायरी के दौरान जो है वो रिलीज़ भी बेल पर कर सकती है। और ये आपकी 435 सीआरपीसी इस बारे में डिटेल जो है वो गाइडेंस फ्राहम कर रहा है। और इसके अलावा उसी के अंदर आपको ये बात भी मिलेगी कि जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है ये सेशन कोर्ट की इंफीरियर कोर्ट समझी जाएगी इन टर्म्स ऑफ द रिविजनल जुरिस्डिक्शन। इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने अपील के अंदर एपेलेट कोर्ट्स की पावर देखी कि वो रिवर्स कर सकती हैं, वो सेट असाइड कर सकती हैं, वो डिनोवो कर सकती हैं एक्सेट्रा, जो भी आप लोगों ने पीछे 426 वगैरह में या 423 सीआरपीसी में पढ़ा। इसी तरह रिविजनल जुरिस्डिक्शन की जो पावर्स हैं वो भी आपको 436 सीआरपीसी के अंदर मिलती हैं। जहां पर एक तो आपको जो अक्सर लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर किसी की प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो सेक्शन 203 सीआरपीसी के तहत डिसमिस कर दी जाती है इवन एट दी प्रिलिमिनरी स्टेज आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ कर्सरी एविडेंस, जो हम लोग 200 से ऑनवर्ड्स देख चुके हैं, तो उस सूरत में उस फैसले के खिलाफ रेमेडी क्या अवेलेबल होगी। तो ये आपको 436 सीआरपीसी जो है वो ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसी तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं जो 203 के तहत हो या प्रोसेस इशू हुआ हो 204 के तहत, इन सारी चीज़ों को रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर 436 सेक्शन के तहत जो है वो चैलेंज किया जा सकता है और ये सारे रिवाइजेबल ऑर्डर हैं। इसी तरह आपका जो सेक्शन 119 सीआरपीसी के तहत जो अगर किसी जो आपकी सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स है उसके दौरान अगर किसी एक्यूज को या उस जो रिस्पोंडेंट है सेक्शन जो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स का उसके अंदर
अगर कोई डिस्चार्ज का आर्डर किया जाता है 119 के तहत, या मैजिस्ट्रियल कोर्ट जो है वो कोई रिलीज़ करती है उसको, एक्यूज़ को, तो उस सूरत के अंदर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है वो फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर भी 436 के तहत रिविजनल जुरिस्डिक्शन में दे सकती हैं। लेकिन इसी के आगे जो है वो एम्बार्गो ये लगाया गया है कि जब तक जो है वो उसको शो काज एक्यूज को नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई डायरेक्शन पास नहीं की जाएगी। फिर आपकी जो हाई कोर्ट है और सेशन कोर्ट है, इन दोनों की जो रिविजनल जुरिस्डिक्शन है वो 439 और 439A के अंदर डिफाइंड है। और उसके अंदर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपने तौर पर या वो अपॉन ब्रिंगिंग इनटू द नॉलेज थ्रू सम अदर मींस वो रिविजनल जुरिस्डिक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही 439 CRPC हाई कोर्ट के मुतल्लिक बता रही हैं कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट के अपने नोटिस में आती है किसी रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद, या फिर उसके नॉलेज में लाई जाती है, तो जितनी पावर्स बतौर एपेलेट कोर्ट उसके पास मौजूद हैं 423 में, 426 में, 427 और 428 में, वो सारी पावर्स जो हैं वो जो हैं रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर भी उस कोर्ट के पास अवेलेबल होगी। और इसके अलावा जो बात मैं आपको तब बता चुका था कि एपेलेट कोर्ट के पास हर पावर मौजूद है सिवाय इस पावर के कि वो अपील के दौरान किसी भी सज़ा को इन्हांस नहीं कर सकती। वो सेट असाइड कर सकती है, वो कन्विक्शन को एक्विटल में बदल सकती है, वो एक्विटल को कन्विक्शन में बदल सकती है, वो जजमेंट को रिवर्स कर सकती है, वो कोई भी अप्रोप्रिएट फर्दर ऑर्डर्स पास कर सकती है, वो डिनोवो ट्रायल कर सकती है, वो जुज़वी तौर पे जजमेंट को मेंटेन कर सकती है, जुज़वी तौर पर खारिज कर सकती है, लेकिन सवाए इस बात के कि वो सज़ा इन्हांस नहीं कर सकती। और 439 रिविजनल कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि अगर कोई रिवीजन के अंदर आकर सज़ा की इन्हांसमेंट मांगता है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, तो 439 जो है वो ये एम्पावर कर रहा है कि रिविजनल कोर्ट के पास सज़ा इन्हांस करने की भी पावर है। और इसके अलावा ये रूल दे रहा है कि जब तक अगर ऐसी कोई ऑर्डर होता है तो उसमें जब तक एक्यूज को नहीं सुना जाएगा तब तक ऐसा कोई ऑर्डर इन्हांसमेंट का भी पास नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा यहीं पर 439 जो है वो एक बहुत जो है ज़बरदस्त प्रिंसिपल दे रहा है। और वो ज़बरदस्त प्रिंसिपल ये है जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि प्रोप्राइटरी डिमांड क्या करती है कि अगर एक ट्रायल मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने किया है और उसके अंदर मैजिस्ट्रियल कोर्ट अगर वो फर्स्ट क्लास की कोर्ट है तो उसके पास ये पावर है कि वो 3 साल तक किसी को भी सेंटेंसिंग कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मैजिस्ट्रियल कोर्ट की सज़ा के खिलाफ इन्हांसमेंट में जाता है और अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले से ही किसी को 3 साल की सज़ा दे दी है तो एपेलेट कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो इस पावर से ज़्यादा किसी को मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर जो है वो सज़ा दे सके, बल्कि वो स्टेप इन करेगी इनटू दी फुट स्टेप्स ऑफ लोअर कोर्ट। और अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर किसी को 1 साल सज़ा दी है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर भी मैक्सिमम सज़ा अगर इन्हांस करने की डायरेक्शंस देती भी हैं तो वो 3 साल से ज़्यादा इन्हांस भी नहीं कर सकेंगी। सिमिलरली अगर एक ट्रायल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ने किया है और उन्होंने उसके अंदर 7 साल सज़ा दी है तो ये मैक्सिमम सज़ा होगी जो दी जा सकती होगी। एपेलेट कोर्ट्स के पास भी ये पावर नहीं है कि वो 7 साल से ऊपर जो है मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के ट्रायल के अंदर किसी को सज़ा दे सके। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द प्रोप्राइटरी डिमांड के जो ओरिजिनल कोर्ट के पास पावर है किसी को सज़ा इन्फ्लिक्ट करने की, उसी ट्रायल के अंदर एपेलेट कोर्ट के पास भी सिर्फ ऐसी
पावर जो है वो ही मौजूद रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 हैं, वो किसी को किसी ट्रायल के अंदर 4 साल तक सज़ा देते हैं और उसके अगेंस्ट रिवीजन पिटिशन इंस्टीट्यूट की जाती है, तो उस रिवीजन पिटिशन ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के अंदर अगर रिविजनल कोर्ट ये समझती है कि वाकई सज़ा को इन्हांस किया जाना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के ट्रायल में वो कोर्ट एपेलेट कोर्ट भी सिर्फ मैक्सिमम 7 इयर्स तक सज़ा को इन्हांस कर सकते हैं। और यही बात आपके 439 सब सेक्शन 3 के अंदर आपको रूल मिलेगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो आप इस वॉइस मैथ के साथ जिस वक्त आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि उसके अंदर क्या वर्डिंग यूज़ की गई है। इसके अलावा जो सब सेक्शन 4 है वो ये कहती है कि रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी कि वो इक्विटल को कन्विक्शन के अंदर जो है वो जो है चेंज कर सके या कन्वर्ट कर सकें। ये रिविजनल कोर्ट के पास ये पावर भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपील अगेंस्ट इक्विटल के अंदर ही एपेलेट कोर्ट के पास पावर होगी। इसी तरह जो आपकी इसमें 439 सब क्लास 4 की क्लास बी है, वो भी ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें जो कि सेशन कोर्ट के पास लाई करती है, वो भी हाई कोर्ट जो है वो अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो एंटरटेन नहीं करेगी। और फिर आपकी सब क्लास 5 है जो ये बात करती है कि जहाँ पर अपील लाई करती होगी वहाँ पर रिवीजन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के दौरान जो बातें बताई थी उनको एक्चुअली ये सेक्शंस जो हैं वो डील कर रहे हैं। इसी तरह आपका 439 ए है, उसके पास भी ये जिस तरह आपने हाई कोर्ट की पावर्स 439 में देखी, ये सारी पावर्स जिस वक्त सेशन कोर्ट यूज़ करती है तो वो रिविजनल जुरिस्डिक्शन 435 के साथ रेड विद 439 ए के तहत वो यूटिलाइज करती हैं। और एडिशनल सेशन कोर्ट जो है वो भी इस सेक्शन के तहत रिविजनल जुरिस्डिक्शन रखती है, जस्ट लाइक द सेशन जज हिमसेल्फ। और फिर आपका 440 है जो कि डिटेल देता है कि किसी भी पार्टी को रिवीजन जुरिस्डिक्शन के अंदर सुना जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो है चूँकि कोर्ट की इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी का मसला है, और अगर ये रिविजनल कोर्ट के नोटिस में होता है तो वो बग़ैर किसी को सुने भी अपने तौर पे रेक्टिफाई कर सकती है। और अगर वो सुनना चाहे तो उस पर भी कोई कदगन मौजूद नहीं है। ये आपकी सारी सेक्शंस जो हैं 442 तक, ये आपकी रिवीजन जुरिस्डिक्शन को डील कर रही हैं, जिसके अंदर वो तमाम पावर्स जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। और इसके अलावा रिवीजन कोर्ट के पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं होगी जो कि सिवाय इन सेक्शंस के अंदर दी गई है।